हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में जो प्रश्न आते हैं टीजीटी, पीजीटी और आपके जीआईसी प्रवक्ता के एग्ज़ाम में उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, कांथा कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है बंगाल, उड़ीसा राज्य, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपने देखा ये चारों ऑप्शन। फिर इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बंगाल राज्य। तो बंगाल राज्य की कौन सी कढ़ाई है? कांथा। बंगाल के अलावा ये हमारा वेस्ट बंगाल मतलब कि पश्चिम बंगाल के नाम से भी आ जाता है एग्ज़ाम में आंसर में। और मध्य प्रदेश अपने टाई एंड डाई के लिए ज़्यादा जाना जाता है और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में जो एम्ब्रॉयडरीज़ हैं वो घनी एम्ब्रॉयडरीज जैसे मिरर वर्क, इन सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। फिर उड़ीसा की बात करें हम तो उड़ीसा का पैच वर्क। उड़ीसा में कौन सा काम होता है? पैच वर्क या एप्लिक वर्क, ये कहाँ हमारा होता है? उड़ीसा में। और महाराष्ट्र कढ़ाई से संबंधित ना होकर के ये अपने कपास के उत्पादन है, कॉटन के उत्पादन का एक बहुत ही बड़ा हब है हमारे इंडिया का। फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ और हम प्रश्न पर हमारा है कसूती किस क्षेत्र की कढ़ाई है? अभी पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें जो कसूती के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया है। अब इस प्रश्न को पढ़िए, कसूती किस क्षेत्र की कढ़ाई है? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकंड है कर्नाटक क्षेत्र, तीसरा है बंगाल क्षेत्र, चौथा है उड़ीसा क्षेत्र। तो अभी बात हुई है तो ऑप्शन आप सभी के सामने है और इसका सही उत्तर कसूती कहाँ की है? कर्नाटक की है। ठीक। बंगाल में कौन सी हमारी कढ़ाई होती है? अभी पश्चिम बंगाल की बात हमने की थी, तो बंगाल में हमारी होने वाली कढ़ाई है हमारी कांथा वर्क। ओके, कांथा बंगाल की है। उड़ीसा का कौन सा? पैच वर्क। और कर्नाटक की हमारी कसूती है ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जरी के काम में प्रयुक्त फ्रेम को हम क्या कहते हैं? तो जो ये जरी का काम जो है, जरी की बात अभी हमने की थी जब हमने जरदोजी की बात की थी कि मेटल का क्या होता है? वायर होता है। तो सबसे पहले है कारचोप, दूसरा है जरदोजी, तीसरा है केवट और चौथा है स्क्रीन। अब मैं आपको बताऊं कि है क्या। वैसे करेक्ट आंसर है आपका कारचोप क्या? ये खरचोप के भी नाम से जाना जाता है। इसमें कारचोप लिखा हुआ है, खरचोप भी पूछा जाता है और ये दोनों सेम ही है, चाहे आपका खरचोप हो और चाहे आपका कारचोप हो, ये है। फिर ये होता क्या है मैं इसके बारे में बताती हूँ। जरदोजी वर्क है, ये एक प्रकार की क्या है? कढ़ाई है। केवट क्या है? ये एक प्रकार की डाई है हमारी केवट। और स्क्रीन क्या है? हमारी प्रिंटिंग है ना, ये प्रिंटिंग है जो स्क्रीन पे चढ़ा करके कपड़े पर ठप्पा मार के जो प्रिंट किया जाता है वो क्या? हमारी स्क्रीन प्रिंटिंग वाला है। और ये जरदोजी क्या है? ये एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी है। खरचोप होता क्या है? एक ऐसा फ्रेम जिसमें वस्त्रों को ताना जाता है, तान करके जैसे हमने देखा कि कोई इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में एक फ्रेम है और इसको क्या किया था? यहाँ पर स्क्रू लगे हुए होते हैं और वस्त्रों को इस पर तान दिया जाता है। तानने के बाद वस्त्र हमारे उसके अंतर्गत जो फ्रेम है उसके अंदर, तब उसके बाद ऊपर से उसके अंदर कढ़ाई की जाती है। ठीक है, ये खारचोप है। जब हम बात करते हैं खारचोप की, उसी के साथ में एक जरी के काम में ही हमारा एक आता है कामदानी का वर्क। वो क्या होता है? उसको हम फ्रेम में ना कस के मेटल के चपटे तारों को, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा दुपट्टा है और मेटल के चपटे तारों के, अक्सर इसमें जॉर्जेट के कपड़ों का प्रयोग होता है, उसमें जगह जगह पर क्या इस तरह से मेटल के तारों को घुसाते हैं और इस तरह की डिज़ाइन बन जाती है। ओके,
कामदानी वर्क। कामदानी वर्क ये अक्सर दुपट्टा, लहंगा, गरारों इन सब पर किया जाता है और इसमें क्या होता है, कपड़े को फ्रेम पर कसते नहीं है बल्कि हाथ में लेकर या ज़मीन पर बिछाकर उसको हाथ में कपड़े को लेकर एक हाथ में कपड़े को लेते हैं और दूसरे में चपटे वायर रहते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है और उसमें जगह जगह इस तरह की संरचना ऐसे एक देखने को मिलती है। इस पे आप डिज़ाइन, फ्लोरल स्ट्रक्चर, लीव्स, इन सारी चीज़ों का प्रयोग होता है। और आपका इसके बाद चौथा प्रश्न है, कढ़ाई के लिए कौन सा शहर, जरी की कढ़ाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जरी की कढ़ाई की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जरी की कढ़ाई मतलब वही मेटल्स की बात हो रही है। वो मेटल्स में आपका आर्टिफिशियल भी हो सकता, वो जो मेटल्स है वो आपका क्या हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है। और ये हमारा कहाँ का है, लखनऊ का, बनारस, पटना, केरल। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, आप इसमें देखिए कौन सा सही है। तो सही ऑप्शन है इसका बनारस। ठीक, अब मैं बताती हूँ जरी का जो काम है, जरदोजी वर्क की भी अगर हम बात करें तो वो बनारस, यूपी के बनारस में स्थित है। यहाँ पर काम होता है। बरेली में भी आपको जरी का काम देखने को मिलेगा, साथ ही साथ भोपाल में भी इसके कुछ नमूने आपको देखने को मिलेंगे। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ हम सभी को पता है ये चिकनकारी के लिए फेमस है। यहाँ पर चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है। पटना की बात करें तो पटना किसकी राजधानी, बिहार की। तो बिहार में हमारा कौन सा वर्क है, बिहार में हमारा सुजनी वर्क है। ठीक, जैसे ही हमारा कांथा वर्क होता है उसी प्रकार से सुजनी वर्क भी होता है। इसको हम कांथा बिहार के नाम से भी जानते हैं। तो सोजनी वर्क और इसको कांथा बिहार के नाम पर से भी हम जानते हैं। मतलब कि कांथा किसकी है, पश्चिम बंगाल की, और ये कांथा कहाँ का है, ये बिहार का। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इसमें भी पुराने वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है और जो हमारी बिहार में जो सोजनी वर्क है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों में शोधक पदार्थों के प्रति क्या होना चाहिए? जो शोधक पदार्थ हैं उसमें उसको सही करने के लिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो शोधक पदार्थ है उसमें क्या अनुकूल प्रतिक्रिया होनी चाहिए, प्रतिकूल प्रतिक्रिया होनी चाहिए, दोनों प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए और कोई नहीं। तो ये ऑप्शन में अगर हम देख रहे हैं तो अनुकूल, हाँ बिल्कुल, जो उसमें जो भी संशोधन करना चाहते हैं उसके लिए कपड़ा कैसा होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, तभी तो उसमें संशोधन संभव हो पाएगा। तो हमारा जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। और इसमें ये भी प्रतिकूल प्रक्रिया, ये कोई बात नहीं, और ये इसका विपरीत है, इसलिए दोनों प्रतिक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता और कोई नहीं, ये ख़त्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशों में लचीलापन होना चाहिए। जो रेशों में फ्लेक्सिबिलिटी का गुण होता है वो क्यों होना चाहिए? जब हमने फाइबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी तो उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी का गुण जो था वो हमारी किस प्रॉपर्टी में, वो हमारी प्राइमरी प्रॉपर्टी के ही अंतर्गत आया था। और लचीलापन में क्या कि रेशों के मुड़ने की क्षमता होती है, रेशों से धागा निर्माण आसानी से होता है, वस्त्र निर्माण सरलता से होता है, उपर्युक्त सभी। तो वस्त्रों को में मुड़ने की क्षमता होती है, अगर मुड़ेंगे वस्त्र तभी फ्लेक्सिबल होंगे, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। फिर उसके बाद रेशों से धागे निर्माण आसान होता है। हाँ, धागा का निर्माण, अगर रेशों में लचीलापन है तो क्या होगा, उसका धागा का निर्माण अच्छे से होगा, क्योंकि उसमें जो कताई की प्रक्रिया है, जो उसमें कताई, जिसको हम स्पिनिंग के नाम से भी जानते हैं, उसमें जो कताई की प्रक्रिया है वो ठीक प्रकार से हो पाती है। फिर थर्ड, तो इसलिए ये भी करेक्ट है। थर्ड है वस्त्र निर्माण सरलता से होता है। तो अगर रेशे से क्या बनेगा, रेशा है हमारा, मतलब ये फाइबर है हमारा, फाइबर से क्या बन गया हमारा, यान बन गया, और यान से हमारा बनता है, इसके बाद इससे हमारे किसका निर्माण होता है, फैब्रिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो रेशे से हमारा धागा बना और धागे से हमारा क्या बना, फैब्रिक बना। तो वस्त्र निर्माण होता है।
तो करेक्ट आंसर इसका होता है उपर्युक्त सभी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवशोषकता का गुण वस्त्रों में होना आवश्यक है क्योंकि वस्त्र गर्म रहते हैं, वस्त्र पसीना सोख लेते हैं, त्वचा चिपचिपी रहती है। उपयुक्त सभी। अवशोषकता, जो हम अवशोषकता की बात कर रहे थे, ये आपके आप जब भी इस तरह से गुण देखें तो तुरंत इस चीज़ को आप उसको याद करने की कोशिश करें कि ये फाइबर की प्राइमरी प्रॉपर्टी है या सेकेंडरी। तो ये उसकी कौन सी द्वितीयक गुण या सेकेंडरी प्रॉपर्टी है। वस्त्रों में होना आवश्यक है, वस्त्र गर्म हो, अवशोषकता जो है वो इसकी सेकेंडरी। वस्त्र गर्म रहते हैं, वस्त्र पसीना सोख लेते हैं, त्वचा चिपचिपी। क्या कॉटन के कपड़े गर्म होते हैं? उसमें अवशोषकता का गुण बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके कपड़े गर्म थोड़ी ना होते हैं। वस्त्र पसीना सोख लेते हैं, हाँ ये बात सही है। अवशोषक तभी है जब वो पानी को खींचता है। फिर त्वचा चिपचिपी रहती है, मतलब कि पसीना बना रहता है? नहीं, ये भी नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं है। और उपर्युक्त सभी की तो कोई बात ही नहीं है। तो ठीक है, इस तरह से हम देखें तो इसका हमारा बी आंसर करेक्ट होता है। अवशोषकता में हमने जब आपको पढ़ाया था तो बताया था कि कपड़े जो कि पानी को सोखने की क्षमता रखते हैं या आर्द्रता को सोखने की क्षमता रखते हैं, उसमें हमने आपको दो कैटेगरी बताई थी। एक बताया था कि रेशों में एक तो होते हैं हाइड्रोफोबिक और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक के अंतर्गत वे सभी रेशे आते हैं जो कि सेलुलोज वाले हैं, वो सारे हाइड्रोफिलिक है। मतलब कि उनको क्या है, हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स प्रिय। तो जो जिसको पानी प्रिय है या पानी को जो लव करते हैं, तो उसमें हमारे सारे सेलुलोज आएंगे, जैसे कॉटन है, आपका लिनन है, जूट है, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर उसके बाद हाइड्रोफिलिक की अगर हम बात करें तो हाइड्रोफिलिक में सभी कृत्रिम रेशे आते हैं। जितने भी आपके कृत्रिम रेशे हैं वे सारे क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक के अंतर्गत होते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में वस्त्रों का चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? उचित एवं पक्के रंग का, फैशन के अनुरूप वस्त्र का, मौसम के अनुकूल वस्त्र का, उपयुक्त सभी। जब हम कपड़ा खरीदने मार्केट में जाते हैं तो हम किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं? सब उचित एवं पक्के रंगों का, हाँ बिल्कुल। जब हम जाते हैं तो हम उचित देखते हैं कि इसका कलर फेड होगा या नहीं होगा। मुझसे पूछते हैं कि भैया इसका कलर तो नहीं उतरेगा ना, तो उचित एवं पक्के रंगों का प्रयोग हम देखते हैं। और ये भी हम देखते हैं कि रंग भी इस तरह के हों, जैसे हम ओकेज़न के लिए, जैसी एज के लिए हम वस्त्र खरीद रहे हैं उसका भी ध्यान रखेंगे। अगर ज़्यादा एज है तो हल्के वस्त्रों का, और अगर शादी ब्याह में पहनना है तो थोड़े चटकीले रंगों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फैशन के अनुरूप वस्त्र, हाँ फैशन तो सबसे ज़्यादा, फैशन के अनुरूप वस्त्र, और इसको सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है? जो टीनेजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैशन के अनुरूप वस्त्र, चाहे पहनने में थोड़ी असुविधा हो लेकिन वो फैशन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और सभी एज ग्रुप के लोग अपने अपने अनुसार फैशन का ध्यान रखते हैं। मौसम के अनुकूल वस्त्र, हाँ अगर हम ठंडियों में गए तो हम स्वेटर, शॉल्स, वुलन सूट्स वगैरह खरीदेंगे, और जब हम अगर गर्मियों में गए तो हम कॉटन सूट्स वगैरह लेंगे या कॉटन के कपड़े लेंगे। और उपयुक्त सभी, तो आंसर इसमें क्या, आंसर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। इसमें सभी आंसर है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में कौन से देश नए नए रेशे तैयार करने में जुट गए थे? देखिए ये सब क्वेश्चन जब आप हिस्ट्री पढ़ती हैं, उसकी फाइबर्स की हिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ेंगे, टेक्सटाइल की आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, तभी आप इन प्रश्नों का उत्तर ठीक ढंग से दे पाएंगे। तो वस्त्रों का निर्माण तो सभी जगह होता है, लेकिन भारत और मिस्र बहुत ही पहले समय से कपड़ों की खोज में जुटे हुए थे, मतलब नए नए तरह के। और अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत क्या कॉटन के उत्पादन, हिस्ट्री इसकी किसकी है? इसकी हिस्ट्री है हमारी कॉटन की। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री हमारी कॉटन की है। और मिस्र की बात करें तो लिनन के वस्त्रों का अक्सर
पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। जो वहाँ पे जो उनकी ममीज़ हैं, ममीज़ को जिस कपड़े से कवर किया है उन्होंने, वो किसका बना हुआ होता है? लिनन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो आंसर इसका भारत एवं मिस्र है। इसलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसका अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंतु नहीं है। प्राकृतिक तंतु मतलब आपके नेचुरल, ठीक, आपके नेचुरल फाइबर्स कौन से नहीं हैं? फर्स्ट ऑप्शन है वनस्पतिक तंतु, दूसरा है प्राणिज तंतु, तीसरा है खनिज तंतु और चौथा है रेयॉन। आंसर एक बिल्कुल भी, अगर आप मेरी पहले की वीडियो जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फाइबर बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है और फाइबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत ही ढंग से पढ़ाया हुआ है। और वनस्पतिक तंतु, प्राणिज तंतु, खनिज तंतु, तो हम सभी जानते हैं कि नेचुरल फाइबर के अंतर्गत ये सारे, अगर हम बात करें नेचुरल की, ठीक है, नेचुरल फाइबर जो है आपके, उसके अंतर्गत ये तीनों आते हैं ना। वनस्पतिक, जिसको कि हम पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले या सेलुलोजिक रेशेस के नाम से जानते हैं। प्राणिज तंतु में आपका आता है ये एनिमल फाइबर, ठीक, ये एनिमल फाइबर आता है। और थर्ड वन इज खनिज तंतु, है, ये हमारा कौन सा है? खनिज तंतु, ठीक है, मिनरल फाइबर के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये हमारा कौन सा है? प्लांट फाइबर, ठीक है, ये प्लांट से मिलता है, ये एनिमल से मिलता है और इसमें ये खनिज से मिलता है। तो ये तीनों हमारा किसके अंतर्गत आ गया? ये हमारे नेचुरल फाइबर के अंतर्गत आ गए। फिर उसके बाद जो ये रेयॉन है, अब ये रेयॉन है क्या? तो ये जो हमारे मानव निर्मित रेशे हैं उनके अंतर्गत क्या आता है? रेयॉन आता है। तो मानव निर्मित रेशों में कौन कौन से रेशे आएंगे? तो इसके लिए मैं थोड़ी सी स्पेस लूँगी, थोड़ा। मानव निर्मित तंतु, मानव निर्मित तंतु के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ये सारे जो क्वेश्चन हैं या तंतु के बारे में जो मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, इसको बहुत ही अच्छे से मैंने अपने वीडियो में क्लियर किया है, उसको आप मेरे वीडियो से देख सकते हैं। इसमें हमारे 3 आते हैं, कौन कौन से हैं? पहला नाइट्रोसेल्यूलोज, दूसरा नाइट्रोसेल्यूलोज, ठीक, दूसरा है विस्कस और तीसरा है आपका क्यूप्रामोनियम। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 रेशे हैं और इसके बारे में भी मैंने अपनी वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया है। और इसी को हम रेयॉन, या प्रश्न कभी कभी एग्जाम में आता है कि आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं? तो आर्टिफिशियल सिल्क किसको हम कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क हम कहते हैं रेयॉन को, है। और यहाँ पे लगा देती हूँ आर्टिफिशियल सिल्क, रेयॉन को कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानस्पतिक तंतु नहीं है, मतलब प्लांट फाइबर है या सेलुलोज फाइबर की बात यहाँ हो रही है कि वनस्पतिक तंतु कौन से नहीं है। फर्स्ट है लिनिन, सेकंड है नायलॉन, फिर उसके बाद थर्ड है कापोक और चौथा है आपका कपास। तो लिनिन की बात अगर हम करें तो लिनिन, कापोक और कपास, ये सब हमारे कौन से रेशे के अंतर्गत आते हैं? ये सब हमारे वानस्पतिक तंतु के अंतर्गत आते हैं। कापोक, लिनिन और कपास ये हमारे वनस्पतिक तंतु हैं। और नायलॉन की बात करते हैं तो ये हमारे कृत्रिम रेशों के अंतर्गत आता है। तो नायलॉन क्या है? हमारा कृत्रिम रेशा है, ठीक है, जो कि हमारे उससे बनता है, आर्टिफिशियल फाइबर है। इसमें पिघला करके फिर स्पिनरेट से निकाल करके इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और ये पूरी तरह से केमिकल रेशों से बनता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयॉन का प्रकार नहीं है। रेयॉन का प्रकार नहीं है। इससे पहले के प्रश्न में हमने आपको ये बताया कि रेयॉन के प्रकार कौन कौन से हैं।
तो रेयॉन है, रेयॉन को ही हम मानव निर्मित रेशे के अंतर्गत, अभी हमने बताया ना, चाहे आप रेयॉन कहिए या फिर आप कहिए मानवकृत रेशे, मानवकृत रेशे। ओके, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। और इसका प्रकार, इसके 3 प्रकार बताए थे। पहला कौन सा था? नाइट्रोसेल्युलोज। दूसरा कौन है? विस्कस रेयॉन। तीसरा हमारा है क्यूप्रामोनियम। ये जो हमारा ऑरलॉन है, ये क्या है? ये एक कृत्रिम रेशा या आर्टिफिशियल फाइबर है। ठीक है, तो अब ये आई होप कि ये आंसर बिल्कुल आपको क्लियर हो गया कि रेयॉन का प्रकार नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑरलॉन। ठीक, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवकृत रेशा है, मतलब कि मानवकृत रेशा है, वही प्रश्न है। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है। रेशम, ऊन, कपास, रेयॉन। हाँ, रेशम क्या है? इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं पहले, इसका करेक्ट आंसर है आपका रेयॉन। क्या है? रेयॉन। तो रेयॉन इसका करेक्ट आंसर है। रेयॉन क्या है? मानवकृत रेशा है। और फिर उसके बाद रेशम है आपका, कपास है और ऊन है। रेशम किससे पाया जाता है? ये आपके सिल्कवॉर्म से पाया जाएगा। ठीक, और बहुत ही महंगा होता है। कपास आपका कहाँ से पाया जाता है? कपास के जो प्लांट्स हैं उनके कोए से इसका निर्माण होता है। फिर ऊन हमारा किससे? शीप, कैमल, खरगोश, इन सारी चीज़ों से हमें प्राप्त होता है, उनके बालों से। और ये गर्माहट वाले रेशे हैं। रेशम अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है और कपास अपनी मजबूती एवं अवशोषकता के लिए जाना जाता है। जो आपका सिल्क है, वो जो ये जो सिल्क है ये मजबूत है। या पानी के अंदर अगर हम बात करें, जब हम पानी के अंदर करते हैं तो कपास क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा मजबूती ले लेता है, लेकिन रेशम अपनी मजबूती को खो देता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक रेशा नहीं है। हाँ, रासायनिक रेशा कौन सा नहीं है? कपास, नायलॉन, डेक्रान और लॉन। हाँ, तो अभी मैंने बताया आपका नेचुरल फाइबर में क्या आएगा? नेचुरल फाइबर के अंतर्गत प्लांट फाइबर, हाँ, सेलुलोज फाइबर भी इसको कहेंगे, और एनिमल फाइबर, और कौन सा? मिनरल फाइबर। तो क्या इसमें कपास है, नायलॉन है, डेक्रान है और लॉन है? करेक्ट आंसर इज कपास। अब मैं बता दूं आपको कि कपास कैसे होगा, क्योंकि कपास हमारे नेचुरल फाइबर के अंतर्गत होता है। डेक्रान, डेक्रान की बात करें तो डेक्रान हमारा रासायनिक रेशा है, नायलॉन भी हमारा रासायनिक रेशा है और ऑरलॉन भी हमारा रासायनिक रेशा है। प्रश्न है जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? पहला है ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा सिंगापुर, तीसरा दुबई, चौथा भारत। तो जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में किया जाता है, तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर है। और सिंगापुर और दुबई की कोई बात ही नहीं है। हाँ, भारत की बात करें तो हमारे देश में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये हमारा होता है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। ठीक, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति जगत जनित रेशों की रचना का मुख्य भाग होता है। सेलुलोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और लाइपोज। लाइपोज लिखा हुआ लाइपेज होता है, एक एंजाइम होता है। और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज तो हम जानते हैं ना, ये हमारी क्या ऊर्जा का उत्पादन करता है। फ्रक्टोज फलों में पाए जाने वाली शर्करा है। और सेलुलोज, सेलुलोज की बात हम करें तो सेलुलोज क्या है? ये प्लांट्स इसी का बना हुआ होता है। ये प्लांट सेल्स जो है, ये इसमें प्लांट्स में क्या सेलुलोज पाया जाता है। तो जितने भी वनस्पति जगत के रेशे हैं जो कि प्लांट से प्राप्त होते हैं, वो उसमें क्या पाया जाता है? उनका मुख्य भाग सेलुलोज से बना हुआ होता है। इसीलिए इनको हम सेलुलोजिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं। सेलुलोजिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ओके, फिर आपका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के पौधे से जिन तंतुओं को निकालकर मशीन में भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे फूल कहते हैं, बीज कहते हैं, बिनौले कहते हैं या कोय कहते हैं? फूल तो बिल्कुल भी नहीं कहते हैं।
फूल नहीं कहते, उनको बीज भी नहीं कहते, उनको क्या कहते हैं? बिनौले कहते हैं। जो क्या होता है, उसमें से बीज अलग निकाल लिया जाता है और वहाँ पे कॉटन सिर्फ बचता है, वही क्या है? बिनौले हैं। ठीक, तो जो ये आपका आंसर इसमें जो करेक्ट है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने में इनका गड़बड़ हो गया है, लेकिन आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? बिनौले। इसका करेक्ट आंसर है बिनौले। ओके, और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों का निर्माण किससे होता है? रेशों से, तंतुओं से, कीड़े मकोड़ों से और कपास से। यहाँ पे रेशे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि एक ही वर्ड के कई वो हैं। तो यहाँ पे जो रेशे का निर्माण होता है वो किससे हमारा होता है? ये फाइबर से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख लीजिएगा, तंतु की भी फाइबर है और रेशों से भी फाइबर है। ये ऑप्शन में थोड़ी कुछ गलती हो गई है, तो यहाँ पे इंग्लिश वाले में देखते हुए हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे? फाइबर से। कपास की तो बात नहीं करेंगे, कपास से सिर्फ कपास के वस्त्र का निर्माण होगा, और कीड़े मकोड़े से तो कोई वस्त्र का निर्माण नहीं होता। और सिल्क वॉर्म एक होता है, लेकिन ऐसा वो वॉर्म है, और ये इसका आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर है आपका फाइबर से वस्त्रों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन रेशा है। प्रोटीन रेशा कौन सा है? प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? प्रोटीन क्या हमारे बाल में पाई जाती है ना, तो बाल वाले रेशे हो गए हैं आपके। तो एनिमल जो फाइबर है हमारा, वो प्रोटीन फाइबर के अंतर्गत आता है। ये या तो वो वूल हो हमारा, और फिर उसके बाद दूसरा हमारा क्या हो? वो रेशम हो। ओके, तो वूल हो या रेशम हो। ठीक, तो इसमें रेशम ऑप्शन में है, तो इसलिए इसका उत्तर रेशम होगा। और हेम्प क्या है? ये हमारा प्राकृतिक रेशे में से कौन सा रेशा है? ये वानस्पतिक रेशे के अंतर्गत आता है। और लिनन जो है, ये भी हमारा प्राकृतिक रेशे में वानस्पतिक रेशे के अंतर्गत आता है। ये भी हमारे वानस्पतिक रेशे के अंतर्गत आता है। और रेयॉन की हम बात करें तो ये हमारे मानवकृत रेशे के अंतर्गत आता है। कौन सा? मानवकृत। ओके, तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरी वीडियोस देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ क्या समझ में आ रहा है या नहीं, और आप अपनी व्यूज़ मुझे बताएं कि उसी की तरह से मैं आपको वीडियोस बताऊँ। अब मेरी जो ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है, जो मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, इसको मैं रोज़ एक वीडियो इसका डालूंगी। आपके रिस्पांस की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।